नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देहरादून में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी और मंत्री रेखा आर्य ने की शिरकत। लोकसभा चुनावों के लिए साबित होगा महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसला, सीएम धामी ने किया खुशी का इजहार, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों की है जीत। इन्वेस्टर समिट के बाद धरातल पर एमओयू को उतारने का काम जारी। 2 दिन के समिट में 5000 निवेशकों ने की शिरकत। 33,000 करोड़ के हुए एमओयू साइन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। उत्तराखंड के कई शहरों में बड़ी ठिठुरन, कुछ इलाकों में छाया रात को हल्का कोहरा, हालांकि दिन में रात की धूप। वहीं यूएस नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का येलो अलर्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के एक निजी होटल में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में तमाम अनुसूचित जाति से जुड़े लोग भी सम्मेलन में मौजूद रहे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के अनुसार इस प्रकार के जन सम्मेलन जनता तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस प्रकार के सम्मेलन आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य मौजूद रहे। उनको लगता है कि इन चीजों को लेकर सुधार किया जाना चाहिए, काम किया जाना है, उनके विचारों को यहाँ पर नोट किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी डिमांड्स भी रखी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से हम सब लोग संकल्पित होकर भी जाते हैं कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा होने जा रहे हैं, आने वाले 2024 में जब पंचायतों के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से हम मेरे कमल के विचारों से जीतकर हम जनप्रतिनिधि बने हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा हो या अन्य चुनाव हो, सब में कमल ही खेले, ताकि डबल इंजन की सरकार से हर एक वंचित व्यक्ति तक विकास पहुंच सके। अनुसूचित जाति समाज के जो जनप्रतिनिधियों का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो अनुसूचित जाति को कहीं न कहीं जोड़ने और उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और ये निरंतर हमारा कोई लोकसभा को लेकर के कोई परिचर्चा नहीं है, ये हमारा एक जनजागरण का हमारा कार्य है जो निरंतर संगठन रूप से चलते रहता है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के तत्वाधान में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का एक विशाल सम्मेलन, ऐतिहासिक सम्मेलन आज यहाँ गढ़वाल संभाग का हुआ है। इससे पूर्व में 2 दिसंबर को कुमाऊं संभाग का भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम में राजभवन देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 से जुड़े आइडियाज पोर्टल का लॉन्च किया। अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में इतिहास एक मौका देता है, जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा से तेजी से प्रगति कर सकता है। भारत में अभी अमृत काल चल रहा है और ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पूरे राष्ट्र के अंदर में जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, हर एक राज्य के वाइस चांसलर यूथ्स को और एजुकेशन से जुड़े हुए हर एक संस्था को एड्रेस किया। और आज का जो मकसद था वो बहुत ही अच्छा था। वो हमारे विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 का खास मुद्दा था, जिसके अंदर में आइडियाज फॉर द विजन के बारे में बात की। टारगेट था हमारे यूथ। उत्तराखंड के गंगोली हाट के विधायक फकीर राम लोहाघाट पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक फकीर राम ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है। विधायक ने कहा कि 3 राज्यों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर 2024 लोकसभा चुनाव का शानदार आगाज कर दिया है। विपक्षियों के हौसले पस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तीन राज्यों में हम जीते, ये बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम ये 3 राज्य जीते हैं। आगामी 2024 में हम 400 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं, ये मैं आपको वादा करता हूँ। लोहाघाट के हिटलर मार्केट में रहने वाला 23 वर्षीय युवक सचिन बोहरा 6 दिसंबर देर शाम हिटलर मार्केट के गधेरे में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया था। प्रथम दृष्टया पुलिस भी इसे दुर्घटना का मामला मान रही थी। वहीं सोमवार को युवक के पिता प्रहलाद सिंह बोहरा ने मीडिया में दी अपने बयान में अपने पुत्र की हत्या करने की बात कही है। उन्होंने हिटलर मार्केट के ही एक होटल स्वामी पर उनके पित्र की हत्या कर शव को गधेरे में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक की मौत के मामले में पुलिस निष्पक्षता से छानबीन कर रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी ने दी है, परसों भी रात को मेरी बात हुई तो मैंने कहा साहब उनने कहा कल सुबह आएंगे, कल भी नहीं आए वो। तो मैं चाह रहा हूँ इसकी जांच की जाए। जो होटल नाम का है, मतलब जो है तो उसमें दारू और प्लस मतलब चरस का धंधा चल रहा था। बता करी गई है। हाँ, धक्का देके वो कंफर्म है कि मतलब धक्का दिया, नहीं तो बगैर रास्ते से जहाँ रास्ता नहीं है उस रास्ते से क्यों आएगा। रास्ता तो हमें होता कि हाँ रास्ता था, वहां से गिर गया। मतलब हाँ, पूरा शक है इसमें, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी। हाँ, मुझे पूरा शक है इसको धक्का दे दिया गया हो, नीचे नाले में हत्या की गई हो। के 370 धारा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए 30 सितंबर 2024 तक नए परिसीमन के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, कहा कि फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह फैसला श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की भी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। ये जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत है। पीआरडी के स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने ड्यूटी के दौरान हुई पीआरडी के जवानों की मौत के बाद परिवारजनों को चेक वितरित किए। वहीं पीआरडी को अपना लोगो यानी कि निशान चिन्ह भी मिल गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में पीआरडी के जवानों का अहम योगदान रहा है, चाहे वो आपदा हो, चारधाम यात्रा हो या फिर कावड़ यात्रा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल हादसे में भी पीआरडी के जवान डटे रहे। कहा कि परीक्षण या पूर्ण प्रशिक्षण की दर 1500 से बढ़कर 2500 की गई है। साथ ही 200 धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर
एक हर महीने और एक सामान्य भोजन विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली भोजन की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का जो मासिक मानदेय है उसको क्रमशः 600 रुपये एवं 300 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपये एवं 500 रुपये किया जाएगा। आज पीआरडी स्थापना दिवस कि मैं सभी हमारे पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य सरकार लगातार पीआरडी जवानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ऊंचा रखने के लिए लगातार उनके कार्यक्रमों को रखते हुए उनकी भावनाओं के अनुसार एक्ट में जब जो संशोधन करना पड़ा उस संशोधन को भी किया है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके मानदेय में भी वृद्धि करी है और लगातार उनकी मांग जो एक मृत आश्रितों को भी नौकरी मिले उस भावनाओं को भी संकलित करते हुए शासन 2 दिन तक चले इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के 5000 निवेशकों ने देहरादून में शिरकत की है। इस मौके पर निवेशकों ने अलग अलग क्षेत्रों में एमओयू साइन किए हैं। वहीं पर्यटन के क्षेत्रों में 33,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिनमें 125 लोगों ने राज्य सरकार के साथ निवेश के करार किए हैं। इस बात की जानकारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी है। साथ ही कहा कि अभी सभी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए काम किया जा रहा है। हमारे लगभग जो है 33,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और 125 फर्म्स ने साइन किए हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट का स्कोप है और हमने बताया है कि बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं, तो उससे भी लोग प्रभावित हैं। देहरादून में हर सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को 86 शिकायतें मिली, जिनमें कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बता दें कि ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, सीनियर सिटीजन, बिजली, पानी आदि से संबंधित रही हैं। हमारे पास आई हैं और हमेशा की तरह अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स भी थे, बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड और लैंड के जो डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड शिकायतें आ जाएंगी। टनकपुर के उत्सव गार्डन में पुस्तक मेला आयोजन समिति की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान समिति ने 3 दिवसीय लगने वाले पुस्तक मेला को भव्य बनाए जाने और संपन्न किए जाने पर मौजूद पत्रकारों के साथ विचार विमर्श किया। जानकारी देते हुए बताया गया कि द्वितीय पुस्तक मेला 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मेले का आयोजन राम रतन लाल भगवत शरण अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत में किया जाएगा। तो वो बता देंगे अपना हमसे मिलने कि ये चीजें यहाँ से आगे जानी चाहिए। उनका खुद का ऑब्जेक्टिव उन्होंने सीमांत बाल महोत्सव मनाया यहाँ पर, तो पढ़ाई लिखाई इसमें हमने विविध बौद्धिक सत्रों को रखा है। 60,000 से अधिक इसमें किताबें आने वाली हैं यहाँ पर और उसमें 100 से अधिक पब्लिकेशन यहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे। 2D 3D मॉडल, वैज्ञानिक कोना, साथ में उनका 5 दिवसीय बाल कार्यशाला है और उनमें हमारे भारत और नेपाल के धार्मिक, पारंपरिक, आध्यात्मिक संबंध कैसे रहे हैं इस विषय पर चर्चा है। सीमांत घाटी का एक ऐसा दूरस्थ गांव जिसका नाम सूफी भला गांव है। बता दें कि जिस सूकी भला गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर करनी होती है। बड़ी बात तो ये है कि सूकी भला गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधाओं का सर्वे कार्य विगत 2 साल पहले किया गया था, लेकिन आज तक
सूकी भला गांव-गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण यहां के स्थानीय ग्रामीण आज भी मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर बने हुए हैं। वहीं एक और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आज भी गांव में कोई अचानक बीमार हो जाता है तो उस वक्त ग्रामीणों को अपने व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। लगातार शासन प्रशासन ज्ञापन देने के बाद भी आज भी हमारे ग्राम पंचायत के जो सड़क निर्माण कार्य है वो रुका पड़ा हुआ है, जिससे कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण कार्य के लिए कार्य स्वीकृत की थी। उसके बाद इसमें कार्य आदि लगभग 100 मीटर से कम कार्य हो चुका है, परंतु 5 किलोमीटर कटना है, परंतु इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे कि ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। और साथ ही मैं कहूँगा कि हमारे जो ग्राम पंचायत भलगांव सूकी जो धौलीगंगा के कटाव पर दाहिनी तट पर जो कटाव हो रहा है, इससे भलगांव के जो 74 परिवार हैं लगातार स्लाइडिंग जोन के कगार पर हैं और जब अधिक वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, तो जिसमें ग्रामीणों को काफ़ी खतरा रहता है। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला बंबाघेर निवासी लक्की मेहरोत्रा करीब 1 वर्ष पूर्व साउथ अफ्रीका रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि वर्तमान में लक्की साउथ अफ्रीका में बीमारी के चलते जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सोमवार को उनकी पत्नी प्रिया मेहरोत्रा ने बताया कि उनके पति साउथ अफ्रीका में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और कुछ दिन से उनके अचानक जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें उपचार के लिए साउथ अफ्रीका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनकी कराई गई विभिन्न जांचों में उनकी किडनी के अलावा कई अन्य परेशानियां उजागर हुई। इसके बाद उनके पति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपने पति को शीघ्र एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भारत लाने की मांग की है। ये अफ्रीका में जॉब करते 1 साल से, अब ये पिछले 3 महीने से बीमार हैं, तो इनको वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट कराया आईसीयू में इस समय, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इनको लंग्स, लीवर और किडनी में प्रॉब्लम है, जिससे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही, तो हम उनको ऐसे इंडिया नहीं ला सकते। मैं इसलिए आप सभी पत्रकार भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि आप भारत सरकार से ये मेरा निवेदन करिए कि वो मेरे पति को एयर एम्बुलेंस के द्वारा भारत लाकर उनका यहाँ ठीक से इलाज करा सकते हैं। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने शहर की सड़कों पर उतरकर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरुद्ध मोर्चा खोला है। शहर में सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण की वजह से अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आम जनमानस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के तहत देहरादून एसएसपी अजय सिंह अतिक्रमण के विरुद्ध निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को एसएसपी ने चेतावनी भी दी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर समिट के वक्त शहर से अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने का काम किया गया था, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी देखने को मिला था। फिलहाल अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई है। में एक अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि सभी विभागों ने मिलकर, खासकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन ने मिलकर पूरे शहर का जो मेन हमारे रूट थे अस्थायी जितने अतिक्रमण थे, चाहे वो रेडी खड़ी हो, जो इस तरह की पार्किंग को लेकर उसको हटाया था। और उसको देखने के बाद एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब ये हटने के बाद अस्थायी अतिक्रमण यातायात में काफ़ी हमें जो है सहायता भी मिली और इससे काफ़ी दबाव जो बन जाता है वो भी उसमें मदद मिली कम करने में। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि इसमें सभी थाना चौकी भी जो अस्थायी अतिक्रमण उसको पुनः न लगने दें। साथ ही साथ समन्वय बना के सभी विभागों के साथ, खासकर जिसको नगर निगम का रोल होता है, चाहे एमडीडी हो, प्रशासन का हो, इनके साथ भी वार्ता करके और ऐसे अस्थायी अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं आम जन को जो यातायात में जो दिक्कतें आती हैं उसको कम किया जा सके। सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक।
के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में पुलिस क्षेत्र अधिकारी स्वप्निल मुयाल ने सिडकुल थाने में पहुंचकर अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इसमें असलहा की स्थिति, बैरक की स्थिति और रजिस्टर और अन्य रखरखाव के बारे में बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया गया और मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पूर्व आयोजित अर्धवार्षिक निरीक्षण में सीओ सदर जब थाने पर पहुंचे, सर्वप्रथम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों के सुरक्षा कवच के बारे में बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। कार्यालय परिसर में रखे सैकड़ों हथियारों को भी बारी बारी से चेक करते हुए महिला और पुरुष कांस्टेबल से भी उसकी जानकारी प्राप्त की। कार्यालय में रखे रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को भी बड़ी बारीकी से जांच किया गया। और ये है कि हाँ, ये अर्धवार्षिक निरीक्षण हम कर रहे हैं। ये इस साल के अर्धवार्षिक निरीक्षण है और थाना सिडकुल का हम अर्धवार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ों का निरीक्षण करें, जैसे कि असला हो गया, थाना परिसर हो गया, रखरखाव देख रहे हैं, साफ़ सफाई देख रहे हैं, असलों का रखरखाव, असलों में साफ़ सफाई, काउंटिंग करते हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, या फिर देखते हैं कि क्या चीज़ निष्प्रयोग हो गई है, उसका हम रिप्लेसमेंट कैसे कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे, और बस यही सब दिखा जाता है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज पहाड़ से लेकर मैदान तक जरूर बादल छाए हुए हैं। वहीं 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 35,000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में छुटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर को मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने जाने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि बारिश की अगर बात करें तो इस सीजन बारिश जिस मात्रा में होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। आठ से 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं। तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है, लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर या उसकी भी हायर रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता दिख नहीं रहा। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर रीचेज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट या कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, वो जो सिस्टम में थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी निकल जाएगा। कि आप सभी को लेकर आयोजन किया गया। आयोजन को संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बता दें कि राजभवन में विकसित @2047 को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका रही। भारत को विकसित बनाने के संकल्प भी लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। बता दें कि समृद्ध उत्तराखंड को लेकर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को FRI में सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि विकास पुस्तिका राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम होती है। उन्होंने ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए सूचना और लोक संपर्क विभाग से अपेक्षा की कि सूचना तकनीकी के इस दौर में इस प्रकार की विकास पुस्तिकाओं को ई-बुक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि लोग अपने मोबाइल और अन्य माध्यमों से भी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके और योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक विमोचन के बाद श्रमिकों के मेहनत और कार्य की तारीफ की, जमकर सराहना की। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को FRI में सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका विमोचन के पिछले एक हफ्ते से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े श्रमिकों और पर्यावरण मित्रों के साथ भोजन कर उनके अथक परिश्रम की सराहना कर धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता में हमारे श्रमिक भाइयों का विशेष योगदान रहा है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पे कैश मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 210 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू वर्ष 2010 से लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं और उनके ठिकानों से आयकर विभाग को 210 करोड़ रुपए नकद प्राप्त हुए हैं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का घमंडी गठबंधन है। वर्तमान में सांसद हैं, उनके ठिकानों से ये मानिए उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं, ईडी ने कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा जो जनता की धनराशि अपने घरों में रखी थी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए और अपनी पार्टी के प्रयोग के लिए, वो आज दुनिया ने देख लिया है, पूरे देश के लोगों ने देख लिया है। बड़ी बड़ी ऊंची बात करने वाले घमंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, नहीं बल्कि खुल चुकी है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बीजेपी की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने से बिरसा मुंडा के सपनों के सरकार होने का बल मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था और वो इससे विधानसभा में भी प्रचार करने गए थे, जहां से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने जहां जहां भी प्रचार किया वहां पार्टी को जीत मिली है। पार्टी ने स्टार प्रचारक बना के भेजा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो कुनकुरी में मैं गया विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के जो प्रत्याशी विष्णुदेव सहाय हैं वो वहाँ के सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद जो दूसरे जो बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक अरुण साहू बने हैं, उनकी सारणी के अंदर उनके क्षेत्र में मैं गया था, और विजय शर्मा जी बने हैं और रमन सिंह जी को स्पीकर बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके बिरसा मुंडा जी की ये संकल्प को हमारे प्रधानमंत्री ने चरितार्थ किया है, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।